नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम बीम के बारे में पढ़ चुके हैं और बीम जिन सपोर्टों पर खड़ा हुआ होता है उन सपोर्टों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो लोड। क्यों? क्योंकि हमने बीम किस लिए बनाया है? बीम इसलिए बनाया है हमने ताकि वो उसके ऊपर जो लोड कैरी कर रहा है उसे वेट को या फिर उस लोड को बर्दाश्त कर सके और उसको सफलतापूर्वक जो सपोर्ट है उन तक स्थानांतरित कर सके। मतलब बीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसके ऊपर लगने वाले लोड को झेलना या फिर उसको बर्दाश्त करना, रेजिस्ट करना। तो ये लोड कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनका सिग्निफिकेंट क्या है, इन सबको आज हम जानेंगे हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो आइए आज हम टॉपिक डालते हैं। जो हमारा टॉपिक है इसको बोलते हैं हम लोड। ठीक है, ठीक है। अब देखो साहब, लोड हिंदी में क्या कहते हैं आप देख लेना, भार है या इसका क्या मतलब है। ठीक है ना। अब वैसे तो लोड कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं एक टाइप्स ऑफ लोड। वैसे तो लोड कई प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से बता रहा हूं मैं। जैसे कि एक तो होता है डेड वेट, या फिर इसको मैं बोल दूं डेड लोड। अब ये डेड मतलब क्या होता है? मरा हुआ। मरा हुआ मतलब मैंने कोई बीम है। अब मैं इतनी आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे बीम का मतलब किससे है। कोई बीम है, अगर मैं उसके ऊपर कोई पत्थर रख दूं या कोई टंकी रख दूं या कोई भी इस प्रकार का भार रख दूं जो अपना स्थान परिवर्तित नहीं करेगा और अपना मान परिवर्तित नहीं करेगा। अगर वो 25 न्यूटन है तो वो 25 न्यूटन ही रहेगा, उसकी दिशा भी यही रहेगी, उसका स्थान भी यही रहेगा। तो उसको मैं क्या कह सकता हूँ? उसको बोल सकता हूँ डेड लोड। इसके अलावा दूसरा होता है मूविंग लोड। मूविंग लोड, जैसे एक उदाहरण बताता हूं। ये एक पुल है। अब ये पुल कैसा है? अगर मैं देखूं तो ये इधर रोड है, इधर मतलब जमीन आ गई और इधर भी क्या आ गई? जमीन आ गई। तो ये इन दो आधारों पर खड़ा है पुल। तो एक तरीके से ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब इस पुल पर अगर मैं एक कोई ट्रक खड़ा कर देता हूं, बात गौर करना। अगर कोई मैं ट्रक खड़ा कर देता हूं तो ये किसका उदाहरण होगा? ये होगा डेड लोड का उदाहरण, क्योंकि उसका मान भी फिक्स है, उसकी जगह भी फिक्स है। लेकिन अगर ये ट्रक खड़ा ना हो, ये ट्रक चलायमान हो जाए, तो ये कभी यहां होगा, फिर जब ये आगे बढ़ जाएगा ये यहां होगा, फिर ये यहां होगा, फिर ये यहां पे होगा। तो मतलब ये जो लोड है ये मूवेबल है, ये अपना स्थान बदल रहा है। तो ये कौन सा लोड हो गया? मेरा मूविंग लोड या मूवेबल लोड हो गया। तीसरा लोड कौन सा होता है? तीसरा लोड आप देखिए इंपैक्ट लोड। इंपैक्ट लोड क्या होता है? एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूं। सपोज आपकी ये वेइंग मशीन है, इलेक्ट्रिक कांटा, सबने सुना ही होगा इलेक्ट्रिक कांटा। अब मान लो आपका ये इलेक्ट्रिक कांटा है जिसमें आपका वेट आ रहा है, रीडिंग आ रही है इसमें कितना किलो के हैं आप। ठीक है। अब अगर आप इस पर खड़े होते हैं तो ये आपको रीडिंग देगा कि आपका वजन 50 किलो है या 60 किलो है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप इस रीडिंग को देखना। अब आप खड़े मत हो, अब आप थोड़े से जंप करो इस पर, तो इसमें रीडिंग 50 से बढ़कर कुछ हो जाएगी। सपोज मान लेता हूं मैं 55 हो गई। 55 हो गया। अब की बार आप फिर से जंप करो और ये जंप थोड़ा पहले से ज्यादा होना चाहिए, तो ये रीडिंग 55 से भी बढ़कर हो सकता है 57 हो जाए, 58 हो जाए या इससे भी ज्यादा हो जाए। मतलब ये जो लोड का मान है बदल रहा है ना, 50, 55, 57, ये किस कारण से बदल रहा है? क्योंकि ये इंपैक्ट हो रहा है। हम अचानक से उस पर प्रहार कर रहे हैं, झटका डाल रहे हैं, इंपैक्ट। तो ये इंपैक्ट के कारण लोड डल रहा है, तो ये इंपैक्ट लोड होता है। इसका दूसरा उदाहरण है जब आप किसी ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं तो आप अचानक से कदम रखते हैं, धम धम। एक तो आप स्लो दौड़ रहे हैं तो उसमें लोड कम स्थानांतरित हो रहा है, आप कम लोड लगा रहे हैं। और वही जब आप तेज दौड़ते हैं तो जब आपके पैर तेजी से रखते हैं तो इंपैक्ट लोड का मान ज्यादा हो सकता है। तो ये तीसरा होता है इंपैक्ट लोड। चौथा लोड, इनके अलावा जो मुख्य रूप से समझ सकते हैं हम, उसको समझ सकते हैं कपल या फिर इसको मैं बोल दूं मोमेंट। ये क्या होता है? कपल या मोमेंट। देखो, अगर ये एंड फिक्स है, मतलब मैं एक कैंटिलीवर का उदाहरण ले लेता हूं। कैंटिलीवर का उदाहरण, यहां पे कोई लोड लग रहा है तो ये लोड नीचे लग रहा है, इसको नीचे की तरफ तो जा रहा है, लेकिन ये नीचे के साथ साथ इस बिंदु के सापेक्ष ये स्थिर है ना, तो ये मोमेंट भी तो लगा रहा है ना मित्रों। अगर ये दूरी r है, ये बल F है, तो इसके कारण आघूर्ण का मान बल गुणा दूरी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतना ये मूवमेंट लगा रहा है, कैसे? इस दिशा में। मतलब ये समझो, अगर मैंने इसको फिक्स कर रखा है, इस पर कोई बल लग रहा है, तो ये चाहता है कि ये घूमे, मतलब ये मोमेंट लगा रहा है। अब ये मोमेंट लगा रहा है तो ये झेलना तो इसे ही पड़ रहा है ना, सपोर्ट को, फिक्स सपोर्ट को। एक तरीके से आप देखो कि ये घूमना चाह रहा है और मुझे इसको नहीं घूमने देना, तो मुझे हाथ से दम लगाना पड़ेगा ना। तो ये जो कपल एक्ट करता है, ये भी तो लोड है। चलो लोड की बात छोड़ देते हैं, यहां पर ये कपल को मैंने इस तरीके से बताया। आप सोचो कोई इसको घुमाना चाहता है और अगर मुझे नहीं घूमने देना तो मुझे भी तो इसको रोकना पड़ेगा ना, तो रोकने के लिए मुझे बल लगाना पड़ेगा। तो एक तरीके से मैं देखूं तो कपल या मोमेंट भी क्या है? उसके ऊपर लगने वाला लोड ही है जिसको बीम रेजिस्ट करता है। तो मुख्य रूप से तो
लोड इस तरीके से आगे और भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के दृष्टिकोण से या हमारे जो पाठ्यक्रम है, आगे जिन चीज़ों को हमें आवश्यकता पड़ेगी, जिनको बारे में हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डेड लोड। ठीक है ना, जो डेड लोड है, तो हम यहाँ पर डेड लोड के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ लोड जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ वही आपका काम का है, परीक्षा की दृष्टिकोण से या आपके पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से वही आपके काम का है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि भाई मुख्य रूप से तो इस प्रकार के होते हैं। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो किसके भाग हैं, डेड लोड के भाग हैं, लेकिन मैं उन्हें टाइप्स ऑफ लोड लिख के ही आगे लिख दूंगा। और आपसे पेपर में पूछा जाता है तो आप इस पे ना जाकर के अब जो मैं पढ़ाऊंगा आप उस पे आइएगा। तो चलिए आगे सीधे बढ़ते हैं हम जब हमारा टाइप्स ऑफ लोड जो टॉपिक है उसकी तरफ। तो मित्रों, मैं आपको बता चुका हूं कि भाई लोड के प्रकार कितने होते हैं। अब ये लोड क्या है सर, पहले ये तो बता दो। लोड कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसा वजन, भार, वेट, बल जो बीम के ऊपर लग रहा है, जिसको बीम मेरा बर्दाश्त कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, उसको ही मैं क्या बोलूंगा, लोड बोलूंगा। कहीं परिभाषा पूछेगा नहीं, पूछेगा तो आप अपने मन से इस प्रकार की लिख सकते हैं। जो भी बीम के ऊपर होगा, ठीक है ना, चाहे वो मोमेंट ही क्यों ना हो, जिसको बीम रेजिस्ट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, लोड कहलाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से टाइप्स ऑफ लोड। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है, मुफ्त के नंबर देके जाता है। ठीक है, अब मुख्य रूप से टाइप्स ऑफ लोड जो हमें पढ़ने हैं उनमें सबसे पहले तो आता है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड, ये इसको क्या बोलते हैं हम, बिंदु भार। भार बोल दीजिए, या फिर आपकी पुस्तक में देख लेना हिंदी में क्या नाम लिखा हुआ है, बल भी हो सकता है, बिंदु भार या फिर बिंदु बल, जो भी आपको देखने को मिल जाए उसमें देख लेना। पहला होता है पॉइंट लोड। दूसरे की बात करें, दूसरा होता है, नाम है इसका UDL। अब पूरा नाम बताता हूं मैं इसका, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो लिख लेते हैं हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब क्या नाम है साहब हिंदी में, यूनिफॉर्म मतलब एक समान रूप से, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बटा हुआ, वितरित, लोड मतलब भार या बल। तो इसका हिंदी में नाम है एक समान वितरित बल, लिख देता हूं मैं, ये इसका क्या नाम है, हिंदी में नाम है। तीसरा हम आ जाते हैं, तीसरा जो हमारे पास है, तीसरा आ जाता है हमारे पास VDL। इसका नाम है वेरिंग, VARYING, वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। वेरिंग मतलब होता है बदलता हुआ, और जो चीज बदलती है मतलब वो एक समान नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसी का दूसरा नाम है वेरिंग। की जगह पे आप इसको लिख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन जो शॉर्ट फॉर्म यूज होती है वो VDL यूज होती है। तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान, तो इसका नाम हो जाएगा असमान वितरित, क्या हो जाएगा, बल। ये इसका हिंदी में नाम हो गया। अब जो चौथा वाला हमारे पास टाइप है लोड का, वो मैं सिंपल लिख देता हूं, कपल लिख लो, COUPLE, कपल, या फिर मोमेंट। ठीक है ना, ये आप लिख सकते हैं हिंदी में वही आघूर्ण। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमारे पास जो टाइप्स ऑफ लोड हैं वो ये चार हैं, पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, या फिर नॉन यूनिफॉर्म, और चौथा जो है वो कपल या फिर मोमेंट। अब हम इनमें से एक एक को देखेंगे, उसका मतलब क्या है, उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको कैसे कैसे वो देखने को मिल सकता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोट्स बना सकते हैं। चलिए तो मित्रों, जो हमारा पहला टाइप का लोड है पॉइंट लोड, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारा पॉइंट लोड। अब ये पॉइंट लोड, या फिर हिंदी में मैंने उसका नाम बताया था बिंदु बल। अब ये क्या होता है, इसका नाम क्या है, पॉइंट मतलब ऐसा कोई भी लोड जो किसी पॉइंट पर एक्ट करे, किसी पॉइंट
पर कार्य करे। जैसे मैं उदाहरण बताऊं आपको, अगर मैं आपके एक सुई चुबाता हूं तो सुई पूरा का पूरा अपना बल कहां पर लगा रही है, उस एक पॉइंट पर ही लगा रही है ना, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, पॉइंट लोड। अब इस पॉइंट लोड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले तो इसके बारे में लिख सकते हैं, लोड एक्टिंग ऑन ए पॉइंट। ठीक साहब, ये हो गया। ठीक है, अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे, देखो कैसे दिखाते हैं इसको दिखाते हैं हम किसी भी बीम के ऊपर। मैं यहां पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना देता हूं। ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके ऊपर कहीं पर भी लग रहा होगा लोड, तो मैं उस लोड की डायरेक्शन में एक एरो दिखाऊंगा। इस प्रकार से इसको दिखाया जाता है, किसको, पॉइंट लोड को। और इसके ऊपर जितने भी इसका मान होगा, वैल्यू होगी, उसको मैं लिख दूंगा, 50 न्यूटन, 60 न्यूटन। जरूरी नहीं है ऐसा हो, ये विपरीत दिशा में भी हो सकता है 10 न्यूटन, ये तिरछा भी हो सकता है 25 न्यूटन। यहाँ पे एंगल दे दो आप 30 डिग्री। ठीक है ना, तो ये एरो है, किसको दिखाने का तरीका, पॉइंट लोड को दिखाने का तरीका। कैसे, पॉइंट लोड जिस भी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, उस डायरेक्शन में आप एरो को दिखाओ और उसके ऊपर उसकी क्या लिख दो, वैल्यू रख दो। तो ये पॉइंट लोड को दिखाने का तरीका है। अब मैंने बोला कि जो एक पॉइंट पर कार्य करे, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है। जैसे कि अगर ये एक बीम है, इस बीम पर एक कैंटिलीवर का उदाहरण ले लेता हूं मैं, एक बीम है, अगर इस बीम पर कोई लड़का खड़ा है, ठीक है, अब ये खड़ा है, इसका वेट है सपोज 100 न्यूटन, 100 न्यूटन इसका वेट है, तो मैं इसको भी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इस तरीके से 100 न्यूटन, क्योंकि इसका भार पूरा का पूरा किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, तो इसको भी मैं पॉइंट लोड से दर्शा सकता हूं। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो पॉइंट पे एक्ट ही नहीं कर रहा है, ये कोई सुई थोड़ी ना है। तो यहाँ पे पॉइंट लोड से मतलब मेरा सिर्फ पॉइंट से नहीं होता, कोई भी ऐसा लोड जो बहुत स्मॉल एरिया पर एक्ट कर रहा हो। देखो आप खड़े हैं तो आपका पूरा भार कहाँ जा रहा है, जो आपके पैर के नीचे का एक छोटा सा क्षेत्रफल है, बहुत छोटा सा स्मॉल अमाउंट का एरिया है, उसी पर एक्ट कर रहा है। तो कोई भी ऐसा लोड जो किसी पॉइंट पर या फिर स्मॉल एरिया पर एक्ट करेगा, मैं उसको पॉइंट लोड कह सकता हूं। इसलिए जब कोई लड़का खड़ा हो या कोई भी ऐसी चीज का लोड जो बहुत छोटे एरिया पे लग रहा हो, मैं उसको पॉइंट लोड से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, तो पॉइंट लोड के बारे में यही है कि पॉइंट लोड जो क्या होता है, ऐसा लोड जो किसी पॉइंट पर या स्मॉल एरिया पर एक्ट कर रहा हो, लग रहा हो, उसको पॉइंट लोड बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन क्या है, एरो से दिखाते हैं, उसकी वैल्यू साथ में लिख देते हैं। एरो की डायरेक्शन वही होगी जो लोड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, आप चाहें तो इससे ज्यादा और कुछ है नहीं इसके विषय में। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से पर्याप्त है इतना ज्ञान। अब हम दूसरे वाले लोड की ओर बढ़ते हैं। तो मित्रों, अब हमारा जो दूसरे प्रकार का लोड है वो है यूडीएल। मैं लिख देता हूं UDL, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। हिंदी में नाम क्या था, यूनिफॉर्मली मतलब एक समान, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब वितरित, और ये हमने लिख दिया था बल। अब इसके बारे में क्या है, इसके बारे में ऐसा बल या फिर ऐसा लोड, मैं बोल दूंगा लोड एक्टिंग ऑन फुल लेंथ या फिर पार्शियल लेंथ। ऐसा लोड जो या तो फुल लेंथ पर या फिर आंशिक लेंथ पर, किसकी लेंथ है ये, ऑफ बीम पर एक्ट करता हो। ठीक है ना, ऐसा लोड जो फुल लेंथ पर या फिर पार्शियल लेंथ, किसकी लेंथ, बीम की पर, उस पर एक्ट करता हो। कैसे एक्ट करता हो, एंड हैविंग यूनिफॉर्म लोड, या फिर क्या बोल दूं मैं इसको, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, ऐसा लोड जो एक समान रूप से बटा हुआ हो। ठीक है ना, ऐसा लोड या बल जो एक समान रूप से बटा हुआ हो और जो बीम की पूरी या आंशिक लंबाई पर कार्य करता हो, क्या कहलाता है, UDL कहलाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहलाता है। 2 मिनट सब्र रखें, अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं।
रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों दो तरीके से। एक तो तरीका होता है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, अगर आप खड़े हो इस बीम पर, कैंटिलीवर पर, तो आपका लोड तो उसी जगह पे लग रहा होगा जिसको हमने बोला था पिछली बार के पॉइंट लोड से दिखाएंगे। लेकिन यदि यहाँ पर आदमी नहीं खड़ा, यहाँ पर 100 न्यूटन की एक चेन पड़ी हुई है, चेन पड़ी हुई है, पड़ी है चेन, चेन तो ऐसी होती है, ऐसी दिखती है हमको, मोटी चेन देखी होंगी ना आपने, मोटी मोटी। अब 100 न्यूटन की चेन है, अब इस चेन का भार है 100 न्यूटन, और ये 100 न्यूटन की चेन की लंबाई है सपोज मेरी 5 मीटर। कितनी है? 5 मीटर। समझ में आ गई बात? कितनी है? 5 मीटर। तो ये 100 न्यूटन का भार कितनी लंबाई वहन कर रही है या कितनी लंबाई झेल रही है मिलकर? 5 मीटर की लंबाई बीम की। तो मतलब एक जगह पे तो लग नहीं रहा, ये तो 5 मीटर पर वितरित है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इकाई लंबाई पर अगर मैं बात करूं, 5 मीटर पर कितना लोड लग रहा है? 100 न्यूटन। तो 1 मीटर पर कितना लोड लग रहा होगा? 1 मीटर पर लग रहा होगा 100 न्यूटन अपॉन 5 मीटर, मतलब 20 न्यूटन पर मीटर। तो ये जो वैल्यू आई है ना, कौन सी वैल्यू कि इकाई लंबाई पर जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वैल्यू कितनी है। मैंने फिर से मैं रिपीट करूंगा, ये जो वैल्यू आई है ना, कौन सी वैल्यू कि यूनिट लेंथ में जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वैल्यू कितनी है, यही मेरा क्या कहलाता है? यूडीएल कहलाता है। मतलब इकाई लंबाई में जो द्रव्यमान वितरण हुआ था उसकी दर क्या है या उसका मान क्या है, यही मेरा क्या कहलाता है? एक समान वितरित बल कहलाता है। तो मैं यूडीएल किसको बोलूंगा? मैं यूडीएल बोलूंगा 20। आप समझ लो, 100 न्यूटन 5 मीटर में लग रहा है, तो 1 मीटर में कितना लग रहा होगा? 100/5 मतलब 20 न्यूटन। और ये 20 न्यूटन मतलब ये पूरा 20 न्यूटन हर मीटर के हिसाब से फैला पड़ा है। इसी वैल्यू को क्या बोलते हैं हम? यूडीएल बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा लोड जो पूरी लंबाई या आधी लंबाई पर कार्य करता हो बीम की, और जो बल है या फोर्स है वो क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एक समान रूप से वितरित हो। अब ये एक समान रूप से वितरित है, इसका मतलब है ये चेन जैसी है सब जगह सेम है। भाई यहां से मैं चेन का 1 मीटर का टुकड़ा काटूं तो उसका जो वजन आएगा वो भी यहाँ पर अगला 1 मीटर का टुकड़ा होगा, उसका भी वजन इतना ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये चेन यहां से मोटी हो और फिर पतली होती जा रही हो। समझ गए ना आप? एक समान रूप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जैसी यहां थी वैसी ही आगे है। तो ये क्या कहलाएगा? मेरा यूडीएल कहलाएगा। अब मैंने इसमें एक बात लिखी है कि फुल लेंथ या पार्शियल लेंथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पर लोड एक्ट कर रहा है यूडीएल, तो बीम कोई सा भी हो सकता है। मैं उदाहरण के लिए कभी कभी कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्ट हो सकता है ये यूडीएल यहीं पर एक्ट करे, मतलब लंबाई के एक छोटे भाग पर। हो सकता है ये यूडीएल जितना आपके बीम की लंबाई है उस पूरी लंबाई पर फैला हुआ हो। इसीलिए मैंने कहा है फुल लेंथ या फिर पार्शियल लेंथ, कितने भी भाग पर हो सकता है, लेकिन लंबाई का एक भाग घेरेगा। ये एक पॉइंट लोड की तरह नहीं होगा कि एक छोटी सी जगह पर एक्ट कर रहा है। इसको लंबाई चाहिए, ठीक है ना, इसको लेंथ चाहिए। तो ये ऐसा भी हो सकता है। अब केस ऐसा नहीं है कि सपोज इसकी वैल्यू मैंने दे दी कि सर आपका 10 न्यूटन पर मीटर होगा, ये 20 न्यूटन पर मीटर है नीचे वाला। तो ऐसा नहीं है कि एक बीम पे एक ही यूडीएल लग सकता है, एक बीम पे अनेक यूडीएल लग सकते हैं। जैसे ये लग रहा है, इसके अतिरिक्त अब मान लो यहां से आपने एक चेन डाली जिसका यूडीएल कितना था? 10 न्यूटन पर मीटर। हो सकता है आगे कोई मोटी चेन डाल दी ना, अब इसकी यूडीएल की वैल्यू मान लो 20 न्यूटन पर मीटर हो। तो एक ही बीम पर एक या अनेक यूडीएल लग सकते हैं जिनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। अब इसको बताने का तरीका एक तो ये है, इस प्रकार से हम चेन दिखा के दर्शाते हैं, एक तरीका तो ये है, ठीक है। एक दूसरा तरीका क्या है, या और इसको इस प्रकार से भी दिखाते हैं कि आप क्या करें, जैसे मुझे ये 10 वाला यही वाला उदाहरण ले लेते हैं, मुझे यही दिखाना होता तो मैं क्या करूंगा, मैं ये इस तरीके से एक सीधी लाइन खींचूंगा जहां तक वो यूडीएल लग रहा है, खींची और इसको यहाँ मिला दिया। सपोज ये 5 मीटर था तो 5 मीटर की मैंने ये लाइन खींची। अब इसकी वैल्यू मैं लिख दूंगा ऊपर 10 न्यूटन प्रति मीटर, इस यूडीएल की वैल्यू लिख दी। अब मैं किधर की तरफ एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ। तो पॉइंट लोड में हम कैसे दिखाते थे, एरो नीचे की तरफ जिधर लोड लग रहा है, तो इसमें बहुत सारे एरो दिखा दो, मतलब 10 न्यूटन प्रति मीटर। इसी रेट से इस पूरी लंबाई में लोड एक्ट कर रहा है। समझ पाए आप?
मैंने क्या दिखा दिया, एरो दिखा दिए, और ये पूरे के पूरे एरो की, हर एक एरो की क्या है, लेंथ बराबर है। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, ये एक समान है। ठीक है, तो जितनी लंबाई पे एक्ट कर रहा था उसको दिखा दिया। अब आप पूछेंगे सर कहीं 20 मीटर वाला लग रहा है, तो 20 न्यूटन प्रति मीटर वाला, इसको कैसे दिखाएंगे? इसको ऐसे दिखाएंगे बच्चों, 10 की वैल्यू इतनी है तो 20 की वैल्यू कितनी होगी, इससे डबल, तो इससे डबल यहाँ तक, इससे डबल की लंबाई ले ली। अब जितनी लंबाई तक ये लग रहा है, मान लो ये अगले 3 मीटर में या 5 मीटर में लग रहा है, वो ले लो और फिर उसकी डायरेक्शन दिखा दो एरो बना के। ये दूसरा यूडीएल हो गया जिसकी वैल्यू कितनी है, 20 न्यूटन पर मीटर है। कोई समस्या नहीं है। तो दिखाने का एक तरीका तो ये है, दिखाने का दूसरा तरीका ये है। एग्जाम में या पेपर में या आपकी बुक में कोई सा भी तरीका इस्तेमाल हो सकता है, और आप भी इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अतिरिक्त जरूरी नहीं है यूडीएल सदैव ऐसा ही हो, यूडीएल ऊपर की तरफ भी हो सकता है। जैसे मान लो मैं इधर एक उदाहरण ले लेता हूँ, ये एक बीम ले लेते हैं अपन, ये वाला सिरा ऐसा है, ठीक है, अलग अलग लेंगे। इसमें हो सकता है यहाँ पे यूडीएल ऐसा एक्ट कर रहा हो नीचे की तरफ, और हो सकता है बचे हुए हिस्से में यूडीएल इस तरीके से एक्ट कर रहा हो ऊपर की तरफ। तो यूडीएल की दिशा विपरीत भी हो सकती है, जरूरी नहीं हमेशा वजन नीचे लगे। आमतौर पे हम नीचे इसलिए वजन को देखते हैं क्योंकि हमेशा हमारा भार कैसा होता है, नीचे की तरफ होता है, गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ है, लेकिन कई परिस्थितियों में वजन ऊपर की तरफ भी लगता है। उसके कारण एप्लीकेशन के हिसाब से अनेक हो सकते हैं, हमें उस पर नहीं जाना है अभी, हमारा मुख्य टॉपिक यही है, इसी पर रहेंगे हम। तो यूडीएल आपको इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है। तो रिप्रेजेंटेशन की जो बात थी, इसको दिखाने के 2 तरीके हैं, या तो आप इस तरीके से चेन दर्शा सकते हैं, और या फिर आप इस तरीके से एरो दर्शा सकते हैं। दोनों में ध्यान रखना, यदि मान अलग अलग है, 2 या 2 से अधिक यूडीएल एक्ट कर रहे हैं, तो छोटे वाले यूडीएल जिसकी वैल्यू कम है उसके लिए जो चेन है वो छोटी काम में लें, बड़े वाले के लिए थोड़ी मोटी चेन दिखाएं। और इसी प्रकार से ये तो सबसे बेस्ट मेथड है इसी, क्योंकि इसमें लंबाई से पता लग जाता है यूडीएल डबल है या हाफ है। छोटी लंबाई है, मतलब वैल्यू कम है तो लंबाई छोटी रखें एरो की, और वैल्यू जितनी बड़ी होती जाती है तो उसी रेशो में लंबाई को बढ़ाते जाएं एरो की। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एक समान वितरित बल। ठीक है, तो अब हमारा जो तीसरा टॉपिक, मतलब ये जो तीसरा प्रकार का लोड है, हम उस पर आ जाते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ। VDL अर्थात वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, या फिर मैंने इसको बताया था कि आप वेरिंग की जगह, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, आप वेरिंग की जगह नॉन यूनिफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, हिंदी में नाम क्या था इसका, असमान वितरित बल। इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जहां बात आ गई ना डिस्ट्रीब्यूटेड की, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब वितरित, वितरित मतलब बटा हुआ, बटा हुआ मतलब इसको लंबाई चाहिए। ये पॉइंट लोड की तरह बहुत छोटे एरिया पर, ये किसी पॉइंट पर एक्ट नहीं करेगा, इसको लंबाई चाहिए, क्योंकि ये तो बटा हुआ है ना, फैला हुआ है। तो ये भी वही होगा, मतलब लोड एक्टिंग कहां पर कर रहा होगा, एक्टिंग ऑन फुल या फिर पार्शियल लेंथ, LENG, लेंथ ऑफ बीम। ठीक है ना, ऐसा लोड जो फुल या फिर पार्शियल, पूरी या आंशिक लंबाई पर कार्य कर रहा हो बीम की, एंड नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो ऐसा लोड जो आंशिक या पूरी लंबाई पर कार्य कर रहा हो, और साथ ही साथ जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना वो नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब वो एक समान नहीं हो, उसमें बदलाव हो रहे हों। अब बदलाव अनेक प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। अभी 2 मिनट का धैर्य रखें, फिर मैं बोलूंगा। इसको रिप्रेजेंटेशन भी हम देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन देखो, हमने यूडीएल को कैसे दिखाया था, हमने यूडीएल को दिखाया था किसी भी बीम पर इस तरीके से एरो लगाकर, समझ में आ रही है बात, और उस पर वैल्यू लिख देते थे 10 न्यूटन प्रति मीटर लिख देते थे, मतलब ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। बीम कैसा भी हो सकता था, कैंटिलीवर भी हो सकता था, या फिर सिंपली सपोर्टेड, ओवरहैंगिंग, कैसा भी हो सकता था। तो यहाँ पर ये सब वैल्यू बराबर थी, क्यों, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था। अब यहाँ पे कौन सा है, वेरिंग है मेरे पास, नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये
जो एरोज हैं उनकी लंबाई बदल जाएगी, अब यूनिफॉर्म तो रहेगा नहीं। तो आप खुद सोचो, अगर मैं इसमें बदलाव लाता हूँ, सपोज ये लंबाई है, मान लो यहाँ पे 10 न्यूटन, यहाँ पे 10 का एरो, फिर ये थोड़ा बड़ा 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 एरो, मतलब इसकी जो प्रोफाइल आएगी वो कैसी आ जाएगी, तिरछी आ जाएगी, तिरछी आ जाएगी। जरूर नहीं ऐसी तिरछी आए, हो सकता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हो रहा हो, ये यहाँ पे 10 न्यूटन, फिर यहाँ पे थोड़ा कम, फिर यहाँ पे थोड़ा कम, फिर यहाँ पे और थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, मतलब इसकी लंबाई कम भी हो सकती है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, जब भी ये असमान वितरित होगा, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो ये रेखा जो सीधी आ रही थी वो सीधी नहीं आकर या तो अप साइड जाएगी या डाउन साइड जाएगी। मतलब या तो ये इसमें वृद्धि होगी या इसमें लंबाई के साथ क्या होने लगेगी, जिसके डिस्ट्रीब्यूशन में वैल्यू में कमी आने लगेगी। तो इसी तरीके से इसको दर्शाते हैं, ठीक है ना। इसको दर्शाने का कोई तरीका विशेष अलग नहीं है, यही वाला है, पर यहाँ पे ये लंबाई सीधी होती थी, ये वाली इसके समानांतर होती थी बीम के, क्योंकि यूनिफॉर्मली होता था, और ये यहाँ पर ये इस प्रकार से होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये लंबाई सीधी हो सकता है ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा शार्प हो, तो इस तरीके से भी हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन, पैराबोलिकली भी इस तरीके से। कुल मिला के जो हमारा मेन मुद्दा है, ये कैसे बदल रहा है, रेखिक रूप से बदल रहा है या पैराबोलिकली या हाइपरबोलिक रूप से बदल रहा है, हमको इसकी प्रोफाइल में इतना इंटरेस्ट नहीं है। हमारा मकसद है जो जिसके कारण हमने इसको नॉन यूनिफॉर्म या वीडियल नाम दिया है कि ये एक समान नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो इसको दिखाने का तरीका भी ऐसा ही है, इसको अलग अलग एरोज से दिखाते हैं, लेकिन वो एरोज के कारण उसकी प्रोफाइल जैसी बनती है वो बन जाती है, जैसा भी वो क्वेश्चन में हमको देगा। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितनी लंबाई पे ये मेरा वीडियल एक्ट करेगा उतनी लंबाई तक मुझे दिखाना है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी बात, इस वीडियल की मुझे दो वैल्यू दिखानी है। एक तो ये जहाँ पर एक्ट करना शुरू हुआ था, भाई मैं बोलूँगा साहब यहाँ पे इस जगह पे 10 न्यूटन प्रति मीटर की क्या थी, इसकी इंटेंसिटी थी, या फिर ये वाली वैल्यू थी। लेकिन ये बढ़ते बढ़ते ये जैसे 2 मीटर की लंबाई में फैला, तो 2 मीटर में एक समान रूप से बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक पहुँच गया, ये पहुँच गया मेरा 20 न्यूटन प्रति मीटर वाली वैल्यू तक पहुँच गया। मतलब मैं बोलूँ कि इस जगह पर मेरा 10 न्यूटन एक्ट कर रहा था और इस जगह पर मेरा क्या एक्ट कर रहा है, 20 न्यूटन एक्ट कर रहा है। तो मुझे इसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, या 3 चीज़ें मुझे दर्शानी चाहिए, या क्वेश्चन वाला मुझे बताएगा। एक तो कितनी लंबाई में काम कर रहा है, इनिशियल में कितनी वैल्यू है, और आखिर में कितनी वैल्यू है। उसके हिसाब से हम बीच बीच में जहाँ पर भी जो भी जगह होंगी वहाँ पर उसकी लोड की वैल्यू क्या होगी, हम अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग क्वेश्चन में जैसी जैसी डिमांड होगी वो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उनमें स्वतः ही आ जाएगी। तो आप चाहें तो इसको उतार सकते हैं, मैं एक बार इनके चित्र बना देता हूँ किस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का वही तरीका है एरो वाला, लेकिन जो प्रोफाइल होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि कैंटिलीवर बीम है, तो ये प्रोफाइल इस तरीके से हो सकती है। इस तरीके से आप एरो लगा दो बीच में 2-4, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू लिख दो, 20 न्यूटन तक पहुँच गया। यहाँ पर वैल्यू थी मेरी 10 न्यूटन, ये लग रहा है मेरा 2 मीटर तक। इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर जैसे एक सिंपली सपोर्टेड वाला ले लेते हैं। चलो एक रोलर सपोर्ट लगा लेते हैं इसमें, ठीक है। ये आप इस तरीके से लगा दो, बीच में से ले लो। ये हमने प्रोफाइल थोड़ी नॉन लीनियर ले ली, ठीक है। इस तरीके से भी लगा सकते हो आप। बता दो ये 3 मीटर पर एक्ट कर रहा है, 3 मीटर पर एक्ट कर रहा है, और इसकी वैल्यू बता दो। इस जगह पर इसकी वैल्यू 30 न्यूटन है, इस जगह पर इसकी वैल्यू 5 न्यूटन आ गई, ठीक है। इस तरीके से इसकी प्रोफाइल अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो अब हमारा जो चौथा टाइप है कपल, हम उसकी ओर आते हैं। तो आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए। तो मित्रों, अब हमारा जो चौथा टाइप का लोड है वो है हमारा कपल या फिर मोमेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं आघूर्ण, ठीक है।
इसके बारे में बात करें तो मोमेंट का मतलब होता है वो भौतिक राशि जो वस्तु को घुमाने का प्रयत्न करती है, रोटेट कराने का प्रयत्न करती है, ठीक है ना, वो मोमेंट कहलाती है। और मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बल गुणा उस बिंदु से दूरी जिसके सापेक्ष वो घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो आघूर्ण से मतलब है ऐसी भौतिक राशि जो मेरे बीम को क्या करने की कोशिश करेगी, घुमाने की कोशिश करेगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कहीं पे कार्य करेगा, ये बीम पे कार्य करेगा और ये बीम को किसी बिंदु के सापेक्ष घुमाना चाहेगा। तो ये क्या है, इसका मतलब ये मैं बोल दूं एक्टिंग ऑन बीम, ठीक है ना, बीम पर कार्य करेगा, विच जो कि ट्राई जो कोशिश करेगा, विच ट्राइज टू रोटेट इट, जो बीम को घुमाने की कोशिश करेगा, रोटेट इट विद रेस्पेक्ट टू ए पॉइंट, किसी एक बिंदु के सापेक्ष इसका घूर्णन करवाने की कोशिश करेगा। यही क्या कहलाता है, आघूर्ण कहलाता है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू होगी फोर्स इनटू डिस्टेंस ऑफ फोर्स, उस बल की क्रिया रेखा की दूरी, फोर्स लाइन, डिस्टेंस ऑफ फोर्स लाइन फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन। ये आप जानते होंगे कि भाई बल गुणा बल की क्रिया रेखा की उस बिंदु से दूरी जिसके सापेक्ष ये घूर्णन करने जा रहा है, वही क्या कहलाता है, मेरा आघूर्ण का मान कहलाता है। ये तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया, आप जानते होंगे। अब इसको दिखाते कैसे, इसको ऐसे दिखाते हैं। मैं सिंपल सा एक चित्र बनाता हूँ, ठीक है साहब। अब ये मैंने बना लिया एक कैंटिलीवर बीम। अब इस कैंटिलीवर बीम पर सपोज मान लो ये मैंने पकड़ लिया कैंटिलीवर बीम। अगर आप यहाँ पे बल लगा रहे हो और बल कैसा लगा रहे हैं, आप घुमाना चाह रहे हैं, तो ये मोमेंट है, जो घुमाना चाह रहे हैं वो मोमेंट है, आघूर्ण है, या फिर एक कपल भी बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो फोर्स इंटू डिस्टेंस मतलब न्यूटन इंटू मीटर, इसकी वैल्यू क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर में होती है। अब आप कोई वैल्यू लगा रहे होंगे, मान लो 10 न्यूटन इंटू मीटर, 20 न्यूटन इंटू मीटर, आप घुमाना चाह रहे हैं तो इस बिंदु पर। अब कैसे घुमाना चाह रहे हैं, अगर आप ऐसे दम लगा रहे हैं तो आप एक तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, तो इस जगह पर मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, 10 न्यूटन इंटू मीटर या 10 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, ये तीर का निशान दिखा दिया, इस बिंदु पर आप एक्ट कर रहे हैं। अब इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, या तो ये घूमे, और अगर मुझे इसको नहीं घूमने देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका अपोजिट मोमेंट उतनी ही वैल्यू का लगाना पड़ेगा, तभी तो कैंसिल होगा ना भाई। तो आप समझ सकते हैं। तो इसको कैसे दर्शाते हैं, इसको हम ऐसे दर्शाते हैं, जहाँ पर भी एक्ट करता है वहाँ पर इसको जो डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में ये रोटेट करवाना चाहता है मेरे बीम को, उस डायरेक्शन में मैं क्या लगा दूंगा, एरो लगा दूंगा भाई, वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज, और उसकी वैल्यू लिख दूंगा मैं 10 न्यूटन इंटू मीटर। बाकी ये फोर्स के कारण भी होता है, जैसे इसी एग्जाम्पल में हम देखते हैं। मान लो ये 5 मीटर का बीम है, 5 मीटर का, ठीक है। अब 5 मीटर और यहाँ पर लग रहा है मेरा 10 न्यूटन का फोर्स, कितने का, 10 न्यूटन का फोर्स। तो अब ये 10 न्यूटन का फोर्स अगर इस पे एक्ट कर रहा है तो ये फोर्स चाहेगा कि ये इस तरीके से घूम जाए। भाई अगर यहाँ पर ये पिन होती तो ये ऐसे घूम जाता ना, तो ये चाहेगा घूम जाए। तो इसके कारण मोमेंट कितना लग रहा है, मोमेंट क्या होता है, बल 10 न्यूटन, और क्रिया रेखा इस बिंदु के सापेक्ष घूमेगा तो इससे दूरी कितनी है, 5, तो 10 इंटू 5 मतलब 50। तो इसके कारण यहाँ पर कितना मोमेंट लग रहा होगा, यहाँ पे मोमेंट लग रहा होगा 50 न्यूटन मीटर। और वो कैसे घुमाना चाह रहा है, क्लॉकवाइज, तो इसका तीर लगा दिया आपने ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये इसके कारण लगा है, फोर्स के कारण, और ये इसके कारण आया, ये हमने डायरेक्ट मोमेंट लगा दिया था। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी अधिक समझ तो हमें तभी आएगी जब हमको प्रश्नों में इन वैल्यू से या इन चीज़ों से हमारा सामना होगा। लेकिन अगर यदि आपको छोटा सा टॉपिक आता है कि लोड के प्रकार बताइए, तो आप फटाफट बना सकते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पॉइंट लोड होता है, वो छोटे से जगह पे काम करता है, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर उसकी वैल्यू लिख देते हैं। दूसरा क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, या तो चेन बना देंगे या फिर क्या कर देंगे, हम उस पर एक समान लंबाई के एरो बना देंगे, जितनी भी लंबाई पर वो एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, उसके लिए लंबाई चाहिए। तीसरा आ जाता है हमारे पास वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, या फिर जो क्या है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, उसमें लाइन हमारी सीधी ना होकर के या तो अपसाइड या फिर डाउन साइड जाती हुई दिखाई देती है। और नॉन यूनिफॉर्म या फिर नॉन लीनियर भी हो सकती है, पैराबोलिक शेप की भी हो सकती है, वो मैंने बता दिया। उसमें भी अलग अलग लंबाई के एरोस दिखा देंगे आप। और जो चौथा है वो है मेरा कपल या फिर मोमेंट। तो यहाँ पर अब हमारा इस टॉपिक का भी समापन हो जाता है, जो टाइप्स ऑफ लोड थे। अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से
आगे जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे तो उसमें शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हम ये तीनों देखने को मिलेंगे और इनका क्या उपयोग होगा ये हम वहीं देखेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। समय मिलने पर मैं आपको जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।